बेटा देखिए जरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार चैट में यस और ओके लिख दीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी से सभी बच्चे एक बार जुड़ जाइए। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो चैट में यस ओके फटाफट से लिख दीजिए। हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट। आज काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हमने, तो जल्दी से चैट में बता दीजिए अगर आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं तो लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, सेल साइकिल में हमने आपके बेसिक्स बना लिए हैं जो भी चाहिए चैप्टर के लिए। हमने कल जो था काफी सारा अमाउंट और उस पे क्वेश्चंस किए थे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे, तो अब हम यहां से आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे बेटा मेहनत से पढ़ रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि आज जो है बेटा आपने डीपीपी भी बनानी है, तो आपने डीपीपी 1 2 3 ये 3 डीपीपी आज आपने कंप्लीट कर लेनी है। डीपीपी 4 अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तभी करने हैं, तो 5 डीपीपी आपको मिली है। डीपीपी नंबर 2 को हमने रिप्लेस करना था, कुछ आंसर की चेंज थी तो वो रिप्लेस कर दी है। ठीक है, क्लियर है। डोपा नंबर 4 के बेटा क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं कर पाया, आज भी नहीं मेरे पास है, कल मैं कर दूंगा याद से। ठीक है, उसकी पीडीएफ में से मुझे क्रॉप करके लगाना होगा, तो आज मैं कल वाला डोपा डिस्कस कर लेता हूं पहले। ठीक है, आज सबसे पहले मैं कल का डोपा डिस्कस करूंगा। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं आप में से कितने बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि यार इसको पूरे दिन में मैनेज कैसे करना है, कि लेक्चर देखने हैं कि नहीं। सॉरी बेटा, जुकाम, तबीयत खराब लग रही है आज। हाँ भाई, कितने ऐसे जिनको पता नहीं चल रहा है कि यार लेक्चर कितने देखने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, या पूरा दिन में कितना रिवाइज करना है, जल्दी बताओ। कोई है ऐसा? ठीक है, सही है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ बेटा गाइडेंस की एक वीडियो लाते हैं आपके लिए ताकि आप चीजें समझ सके। ठीक है, मैं आपको एक दो चीजें क्लियर करता हूं, फिर से आज ध्यान रखना। आपने क्या करना होता है, जो मैं बोर्ड पर लिखता हूं वही नोट्स लिखने होते हैं। मेरे लिखे हुए में डायग्राम ज्यादा रहता है स्टार्टिंग के चैप्टर में, जैसे खासकर सेल साइकिल में है, तो आपने उसके अराउंड अपने सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं। इस चैप्टर को जब हम थोड़ा सा एंड पे आ जाएंगे तो इसकी एक एनसीईआरटी रीडिंग की वीडियो भी लाएंगे, मतलब जिसमें हम एनसीईआरटी को रीड करेंगे, वो वीडियो भी आपको लेकर आएंगे। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, आप सुनो ध्यान से। सबसे पहले अभी आपने क्या करना है, अपना सबसे पहले जो लेक्चर है वो देख लो, साथ के साथ नोट्स बना लो। क्लास खत्म होने के बाद अपने नोट्स को 4 से 5 मिनट रिवाइज कर लिया करो, और क्लास स्टार्ट होने से पहले और कुछ नहीं करना। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपने उसकी एनसीईआरटी पूरी रीड करनी है, उसके साथ एनसीईआरटी रीडिंग का वीडियो आपके पास आ जाएगा, और चैप्टर के नोट्स को रफ में लिखकर याद कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। डोपा आप साथ के साथ सॉल्व कर रहे हो, डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसका एएनएस पीएनएस वगैरह आपको मिल जाएगा, वो आपने सॉल्व करना है। ठीक है, सही है, अभी ये करना आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को फटाफट से। सबसे पहले ये देखिए, आज हम लोग माइटोसिस की बात करेंगे बेटा। ठीक है, माइटोसिस की बात करेंगे। एक बार जरा डोपा सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, लास्ट क्लास का डोपा सॉल्व कर लेते हैं। डोपा नंबर 4 मुझे सॉल्व करना आपके लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कल कॉल करा दूंगा आपको सॉल्व। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C, है ना। अमाउंट ऑफ डीएनए 2C दे रखा है। अब मैं आपसे सेल साइकिल बना रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं MG1S और G2। ये कह रहा है कि G2 फेज में 2C है, तो G1 में C होना चाहिए। ऐसा कौन से सेल में होता है? हैप्लॉइड सेल में होगा। तो यहां पर आंसर में क्या आ जाएगा? हैप्लॉइड आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ए आएगा। ए क्यों आया समझ में आ रहा है? G2 में आपको क्या कह रहा है? 2C कह रहा है। ठीक है, आ जाओ। अमाउंट ऑफ डीएनए 2C इन G1 फेज। अगर मेरे पास यहां पर M है, G1 है, S और G2 है, तो यहां अगर 2C है तो यहां 4C होगा। तो ये कौन सा सेल होगा? ये नॉर्मल डिप्लॉयड सेल होगा। ये नॉर्मल कौन सा सेल होगा? डिप्लॉयड सेल होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? नॉर्मल डिप्लॉयड सेल है। तो यहां पर कहां आ गया बेटा? ये स्किन सेल जो है ये नॉर्मल डिप्लॉयड सेल है। सी आएगा आंसर इसका। अब आ जाओ, अमाउंट ऑफ डीएनए 3C।
इन G1 फेज, है ना। कोई ऐसा सेल है जिसका अमाउंट ऑफ डीएनए 3C है, MG1, S और G2, इसमें 3C है, तो यहाँ क्या होगा 6C। ये 3N होता है बेटा, ट्रिप्लॉइड सेल होगा। ऐसा ऐसा सेल कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। कहां चला गया ये, अमाउंट ऑफ डीएनए 2C इन डैश फेज ऑफ एल्गी। एल्गी हैप्लॉइड होती है, एल्गी मेरे पास हैप्लॉइड होती है, तो किसी भी हैप्लॉइड में G1 में C होता है और G2 में 2C होता है। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, G2 फेज आ जाएगा बेटा। G2 फेज में मेरे पास क्या होता है, 2C होता है। G2 फेज में क्या होता है, हमारे पास 2C प्रेजेंट होता है, ठीक है। G2 फेज में हमारे पास क्या होता है, 2C होता है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 18 इन G2 फेज ऑफ डिप्लॉयड सेल। नंबर इन गैमेट, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 18, हमारे पास क्रोमोसोम की संख्या 18 है G2 फेज में डिप्लॉयड सेल में, है ना। तो चाहे G2 हो, देखो मेरी बात सुनो, चाहे मान लो G1 दे रखा है, G1 में 18 होगा तो क्रोमोसोम का नंबर G2 में भी 18 होगा। लेकिन अगर गैमेट में पूछेगा तो गैमेट में उसका आधा होगा, A आएगा, यहां पर 5 का A आएगा, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? सर डोपा से क्या फायदा होता है, डोपा से क्या फायदा होता है बेटा, डोपा आपको डेली आपके टॉपिक को रिवाइज करने में मदद करता है, वो आपके कॉन्सेप्ट चेक कर लेता है। इसीलिए मैं डोपा देने में इंटरेस्टेड रहता हूं, डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट जो डीपीपी के अलावा दिया जाता है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे डीपीपी और डोपा मिला के लगभग 150 के से 200 क्वेश्चन तो हम आपको ऐसे भी करा देंगे। तो इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद शायद ही आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिक्कत है भाई, तेरे पास एल्गी है ना, एल्गी हैप्लॉइड होती है, उसमें 2C डीएनए उसके G2 फेज में होगा ना, G1 में C होगा, ठीक है। फिफ्थ में देख 18 दे रखा है G2 फेज में, तो G1 में भी 18 होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गैमेट की बात कर रहा है, गैमेट हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड सेल 2N होता है, उसमें 18 दे रखे हैं, गैमेट N होगा उसमें 9 होंगे, ये रहा, ठीक है। यस, आगे आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं बेटा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 14 इन G2 फेज। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 14 इन G2 फेज ऑफ डिप्लॉयड सेल। देन नंबर ऑफ क्रोमैटिड, मेरी बात सुने, G2 फेज में क्रोमोसोम की संख्या दे रखी है, G2 में कितने दे रखे हैं, 14 दे रखे हैं, तो क्रोमैटिड इसका डबल हो जाएगा। क्रोमैटिड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 28 आएगा, 6 का 28 आएगा। बेटा आपको मैं एक चीज बताता हूं, मैं ये बात आपको शायद फील होगी कि हम मतलब काफी तीसरा से ये चौथा साल है मुझे ऑनलाइन पढ़ाते हुए। पहले साल जब मैं पढ़ा रहा था तो मुझे ये फील हुआ कि बढ़िया लेक्चर पढ़ाने से बच्चे को समझ आ जाता है, लेकिन हमें और भी प्रैक्टिस करानी चाहिए। तो उस चीज को फिर हमने अप्लाई करना लास्ट ईयर भी स्टार्ट कर दिया था कि बच्चे को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कैसे करा सकते हैं। डोपा दे दो, अपने खुद के बनाए हुए एनसीईआरटी के फिल इन द ब्लैंक्स दे दो। तो पढ़ाना जो है वो तो हमारा रोल है ही, लेकिन सिर्फ पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मैं आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस करा दूंगा तो एग्जाम में बैठकर क्यों ऐसे मैसेज आ रहे हैं हमारे पास कि यार सर हमें बायो में तो अच्छा कमांड आ गया है, या बायो में हमारे 345 350 बन रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस कोई एक दिन का काम नहीं है ना, एग्जाम से पहले थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। एग्जाम से पहले मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट एक दिन बिठाकर 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे रिवाइज करूं, उससे कोई फायदा नहीं है। डेली प्रैक्टिस चाहिए होती है, प्रैक्टिस हमेशा हमेशा डेली चाहिए। इसीलिए मैं इस बात पे बहुत फोकस करता हूं कि टीचर जो है वो डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कराते रहे। और ऐसा हम फिजिक्स में हमने स्टार्ट कर दिया है, केमिस्ट्री में भी हम QSD स्टार्ट करेंगे, सर्वेश सर बोल रहे थे, है ना, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। 7th आ जाओ, सेंट्रोमियर का नंबर 18 है, यही क्रोमोसोम का नंबर होता है। जो सेंट्रोमियर का नंबर होता है वही हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर होता है। तो सेंट्रोमियर का नंबर 18 दे रखा है डिप्लॉयड सेल में इन G1 फेज में। देन नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन G2 फेज, तो क्रोमैटिड का नंबर पूछ रहा है G2 फेज में। आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? आपको ये कह रहा है बेटा कि सेंट्रोमियर का नंबर जो है 18 है, किसमें, डिप्लॉयड सेल में G1 फेज में। देन नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन G2 फेज में नंबर पूछ रहा है, कितना नंबर होगा। तो आप देख सकते हो क्रोमैटिड, ध्यान से सुनेंगे बेटा। मेरे पास मान लो ये G1 है, SG2 है, यहां पर मेरे पास क्रोमोसोम का नंबर 18 यहां पर भी होगा तो 18 यहां पर भी होगा, लेकिन क्रोमैटिड का नंबर दुगना डबल होगा, तो मेरे पास 36 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? एक क्रोमोसोम में
जितने सेंट्रोमियर होते हैं क्रोमैटिड उसका डबल होता है, किसमें? G2 फेज में। तो सेंट्रोमियर का नंबर दे रखा है। आज अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C इन सेल, इसमें 2C दे रखा है इन G1 फेज, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ डीएनए डैश इज इन सेल। देखो बेटा मेरी बात सुनो, एक सेल है जिसमें 18 क्रोमोसोम में 2C डीएनए है, एक दूसरा सेल है जिसमें क्या है, क्रोमोसोम नंबर 36 दे रखा है और अमाउंट ऑफ डीएनए इज इतना इन, यहां भी G1 फेज लिख देते हैं। मेरी बात सुनना, 18 क्रोमोसोम है, 2C लिखा है। अब मेरे पास कह रहा है 36 क्रोमोसोम है, तो कितना होगा बेटा? पॉइंट को आपको ये समझना पड़ेगा, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, दोनों अलग अलग सेल हैं, तो दोनों अलग अलग सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए 2C ही लोगे। मेरी बात समझना ध्यान से। रीजन क्या, आप इससे रिलेट मत करो, चाहे क्रोमोसोम नंबर कुछ भी हो, अमाउंट ऑफ डीएनए अगर दो अलग अलग सेल है, मान लो तुम्हारा सेल है और किसी प्लांट का सेल है, तो उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए 2C ही लेते हैं। किसमें? G1 फेज में 2C लेते। क्वेश्चन मैंने क्यों दिया था, सुनो, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था कि आप ये समझो, सेल चाहे कोई भी हो, G1 फेज में डिप्लॉयड सेल में अमाउंट 2C ही लेना है, चाहे उसमें 18 क्रोमोसोम हो, 36 हो, चाहे 46 हो, अमाउंट ऑफ डीएनए आपने 2C ही लेना है। आ रहा है समझ? अरे समझ में आया? एक बच्चा कहेगा सर डबल क्यों नहीं कर रहे? बेटा ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सेल हैं, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सेल हैं, इसलिए डबल नहीं कर रहे। चले आगे, चले आगे भाई, आ गया समझ? एक बच्चा कह रहा है सर अभी ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी की बुक का नाम बता दो। अभी पढ़ लेना पहले, क्वेश्चन तो कर, जितने करा रहा हूं उतने कर पा रहा है तो है, कंटाप लगेगा एक पटाक। आ जा जल्दी से, आ यहां आ जा, स्टार्ट करें आज। माइटोसिस पढ़े, जल्दी बताओ, माइटोसिस पढ़े जल्दी से, चैट में यस लिख दो, चलो जल्दी से चैट में यस लिखो, माइटोसिस पढ़ेंगे। माइटोसिस एम फेज, माइटोसिस का मतलब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं आज? एम फेज की बात करने वाले हैं। सर आपने क्विसेंट फेज बता दिया, यस। अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे बढ़िया डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। चलिए चैट में यस आ गया है, फिफ्थ रिपीट नहीं करेंगे, आपको समझा दिया 2 बार मैंने। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है बेटा आपके साथ, पता नहीं आप कैसे पढ़ोगे फिर जीवन में। क्या है फिफ्थ में, क्या दे रखा है? 18 क्रोमोसोम दे रखे हैं और गैमेट में पूछ रहा है, बता जल्दी से, तेरे बॉडी में यहां पे कितने सेल होंगे स्किन सेल में? सर 46। गैमेट में कितने होंगे? उसके आधे 23। तो यहां क्या दे रखा है? ये G2 फेज में दे रखा है। अब तू कहेगा नहीं सर इसको आधा कर दे जीवन में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बदलते हैं क्या? नहीं बदलते, G1 और G2 में दोनों में 18 रहेंगे। आ जाओ स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फटाफट से, पूरा फोकस मेरी तरफ लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। मैं आपसे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप बताना कि क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या आपको समझ में आ रहा है। पूरा फोकस मेरी तरफ चाहिए। जब मैंने चैप्टर आपको स्टार्ट किया था तो मैंने क्लियरली आपको 2 बातें बताई थी। पहला मैंने ये बोला था कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन होती है, पर उसमें माइटोसिस या एम फेज जैसा कुछ नहीं होता। याद है आपको? मैंने आपको ये बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन होती है, उसमें माइटोसिस या एम फेज जैसा कुछ नहीं होता। ये पहला पॉइंट आपको बताया था। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बोला था कि जो एम फेज है उसको हम माइटोसिस या मियोसिस दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। हम आज क्या पढ़ेंगे? माइटोसिस पढ़ेंगे। तो जो एम फेज है सेल साइकिल के अंदर, उसमें हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं। माइटोसिस एक्चुअल में होता क्या है? माइटोसिस सेल को डिवाइड करने का एक तरीका है। मतलब किसी यूकैरियोटिक सेल को हम जब डिवाइड करते हैं, 2 सेल बनाते हैं, उस बनाने के उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। तो आपसे अगर कोई सिंपल भाषा में पूछे कि सर माइटोसिस क्या है, तो आप ये बोलोगे कि माइटोसिस एक यूकैरियोटिक सेल को डिवाइड करने का, सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है। ये चीज समझ में आ रही है? अब मेरे मन में कुछ सवाल उठेंगे जो मैं आपको पूछूंगा, आप बताना कि आपको ये सवाल आपके मन में आते हैं या आपको ये बात समझ में आती है। पहला, माइटोसिस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में से किस में होगी? तो हमने क्लियरली बताया यूकैरियोटिक सेल में होगी। दूसरा, क्या ये प्लांट और एनिमल सेल सब में हो सकती है? यस, ये सारे तरह के सेल में हो सकती है। तीसरा,
माइटोसिस हैप्लॉइड या डिप्लॉइड सेल किस तरह के सेल में होती है? दोनों तरह के सेल में हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। तो माइटोसिस जो है, जिसे एम फेज कह रहे हैं, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने 2-3 पॉइंट को डिस्कस करना है। ये होती कहां है, ये किस तरह के सेल्स में होती है, इन पे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि माइटोसिस यूकैरियोटिक सेल में होती है। प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई सेल सब में हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल दोनों तरह के सेल्स में हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम इस बात का डिस्कशन करेंगे। तो आज जो है चैप्टर ऐसे स्टार्ट हो रहा है, वेयर डज माइटोसिस अकर। तो सबसे पहले हमने लिखा है माइटोसिस अकर इन यूकैरियोटिक सेल, है ना, जिसके पास सेल विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उसके पास माइटोसिस होती है। यह बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। क्या ये प्लांट सेल, एनिमल सेल में होती है? यस, बिल्कुल होती है। क्या ये हैप्लॉइड सेल में हो सकती है? यस। मेरी बात ध्यान से सुने। हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या है? ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान से समझना। ये मेरे पास सेल है, ये इसका डीएनए है, ये जीवन फेज का डीएनए, ये हैप्लॉइड सेल है। पूरा फोकस करेंगे। इसका ये डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है, ये जीवन फेज है। अगर मैं इसको क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखाऊं, वैसे तो होता नहीं है, लेकिन दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा, जिसमें ये सेंट्रोमियर है। कितने क्रोमोसोम दिखा दिए? 3 क्रोमोसोम दिखा दिए मान लो। अब मैं ये कह रहा हूं कि एस फेज में डीएनए डबल हो जाता है। क्या हो गया? डीएनए डबल हो गया। लेकिन ये अभी भी ऐसा ही दिखेगा, अभी भी ये ऐसा ही दिखेगा, ऐसा क्रोमैटिन। तो हमने क्या किया, ये देखो, अगर मैं इसको, ध्यान देना बेटा, मैं इसको अगर ऐसे ड्रॉ करूं, पूरा फोकस मेरी तरफ लो, इधर देखना, ये एक, तुम्हें फर्क समझ में आ रहा है? इसमें और इसमें फर्क समझ में आ रहा है? यहां पर n इजिकल टू 3 है और यहां पर क्या है? n इजिकल टू 3 है। ये कौन से फेज का हो गया? ये G2 फेज का हो गया। ये दोनों फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले बताओ, बोलो जल्दी, जल्दी बोलो। ये समझ में आ रहा है? अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, मैं इसको डिवाइड करके 2 सेल बना देता हूं। एक सेल ये बना दिया और एक सेल ये बना दिया। दो सेल बना दिए डिवाइड करके। देखो इनका न्यूक्लियस है, जरा डायग्राम से समझने की कोशिश करना। हां भाई, इसमें कितने क्रोमोसोम है? 3। इसमें कितने हैं? 3 है कि नहीं? तो ये कौन सा फेज हो गया? एम फेज हो गया। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से समझो, ये हैप्लॉइड की माइटोसिस है। तो हैप्लॉइड में ये ऐसे क्रोमोसोम होते हैं। अब ये कैसे अलग हो गए? देख बेटा ध्यान से सुन, ये मेरे पास क्रोमोसोम इस तरीके से थे, ये सिस्टर क्रोमेटिड थे, और ये ऐसे इस पे जुड़ा हुआ था। ध्यान दियो बेटा, ऐसे जुड़ा हुआ था। तो हमने क्या किया, एक इस सेल में भेज दिया, यहां पर, यहां भेज दिया, और एक इस सेल में भेज दिया। सिस्टर क्रोमेटिड अलग कर दिए। यही तो हुई है माइटोसिस में। माइटोसिस में यही हुआ है, दोनों सेल में ये अलग हो गए। ये समझ में आ रहा है माइटोसिस में क्या हुआ है? अरे बोलो,
अरे समझ में आया नहीं आया? तो आपको क्या क्या पॉइंट यहां पर समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनेंगे। तो मैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों की माइटोसिस आपको समझा रहा हूं, दोनों में माइटोसिस हो सकती है। ये मैंने आपको हैप्लॉइड की माइटोसिस बताई है, ये मैंने किसकी माइटोसिस बताई है? हैप्लॉइड की। डिप्लॉइड में कैसे होगी वो भी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी देख लो। एक डायग्राम लगेगा देखने में, बना देते हैं आपके लिए। ये मान लो ये मेरे पास डिप्लॉइड है, ये G1 फेज का है, ये G2 फेज का है। ये देखो हाँ भाई, इसमें कितने क्रोमोसोम बनाए हैं? अरे कितने क्रोमोसोम बनाए हैं इसमें? 2n = 6। इसमें बताओ इसमें कितने क्रोमोसोम है? इसमें भी 6 है। ये माइटोसिस होती है। एम फेज कर दो, इसमें 2 सेल बन गए। ये देख लो, ये डिप्लॉइड की माइटोसिस है, ये 2 सेल बन गए, आप देख सकते हो। किसको नहीं समझ में आ रहा? इनको बीच में से अलग कर दो। इनको कौन से सेल बोलेंगे? 2 डॉटर सेल। यहां कितने क्रोमोसोम है? यहां भी 6 है, यहां भी 6 है। यहां कितने थे? ये पेरेंट सेल था मान लो। तो आपको डिप्लॉइड और हैप्लॉइड के समझ में आ गई कि नहीं माइटोसिस? बताओ जल्दी, मुझे बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं देखो, हैप्लॉइड में माइटोसिस कैसे होगी? ये एक सिंगल सेट होगा क्रोमोसोम का, उसको G2 में डबल कर लिया, फिर डिवाइड कर दिया, बीच में से ऐसा आ गया। तो नंबर देखो, हैप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम थे इस वाले सेल में? ये G1 फेज का 3 थे, डॉटर में भी 3 आ रहे हैं, ठीक है? अरे बोलो, ये डिप्लॉइड की माइटोसिस है। ये किसकी माइटोसिस है? माइटोसिस ऑफ डिप्लॉइड। बोलो जल्दी से बेटा, आ रही है समझ? क्लियर है? तो डिप्लॉइड की माइटोसिस में क्या होगा? आपके पास देखो 6 क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये होमोलोगस पेयर है, यहां पेयर होता है। तो ये अलग होके इसमें से एक इसमें आ गया, इसका एक इसमें चला गया, ऐसे होता है, ये इस तरीके से होता है। ऐसे इसका एक इसमें आ जाएगा, इसका एक इसमें आ जाएगा, ऐसे ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया, ऐसे अलग कर रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है? सर लिखने का टाइम तो रिपीट वाला पिटाई खाओगे मेरे से। तुम जिंदगी में कैसे सिलेक्ट हो गए ऐसे? तुम्हें बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता। इधर देख बेटा, फिर से देख। तुम रिपीट बोल देते हो, मेरे को खराब लगता है, मैं फिर बताने लगता हूं। ये देख मैंने क्या बताया तेरे को, ये देख, तुझे क्रोमोसोम दिख रहा है? ये एक अलग टाइप का है, ये दूसरे टाइप का, ऐसा एक एक ही है, तो इसे हैप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलोगे इसे? हैप्लॉइड। और ये कौन से फेज का है? कितने क्रोमोसोम है? 3। कौन से फेज का है? G1 का है, ये G1 फेज का है। G2 में डीएनए डबल हो गया है, तो क्या है इसमें? 2-2 क्रोमेटिड है, अभी भी नंबर 3 ही है, लेकिन अमाउंट डबल हो चुका है। अब ये बीच में से अलग होते हैं, ये और ये अलग होते हैं, ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया। अब देख कितने सेल बन गए? 2 सेल। 2 सेल बन गए, दोनों में मेरे पास कितने क्रोमोसोम है? एक ये बन गया, एक ये बन गया। सर लिखने तो दो, लिख ले जल्दी से, लिख जल्दी। अरे जल्दी लिख, नोट कर जल्दी से, जल्दी नोट कर।
बोलो। ठीक है, नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा। बच्चे 3D इसको पढ़ा के फिर बताओ, दिखाऊंगा मैं आपको, कल दिखाएंगे। जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। लिख लिया? हाँ सर, ये वाला लिख लो, माइटोसिस ऑफ डिप्लॉयड। लिख लो जल्दी से, इसको लिखो। क्रोमोसोम नंबर सेम है। हाँ, तुझे समझ नहीं आ रहा होगा, एक है मक्कार बच्चा, किसको रिपीट कैसे करना है मुझे बता। ये जीवन फेज तुझे समझ में आ रहा है? कितने क्रोमोसोम है, काउंट कर। एक, बेटा तू बनेगा डॉक्टर जरूर। 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम है। अब एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, ये देख, पर नंबर अभी भी 6 है। 1 2 3 4 5 6। अब इनको बीच में से अलग कर, इनको क्या कर, ये देख, ये होमोलोगस पेयर था। क्या किया मैंने एक इस सेल में ले गया, ये रहा, फिर एक इसमें लाया, फिर एक इसमें ले गया, एक इसमें लाया, और क्या करा मैंने? नंबर अभी भी कितना है? नंबर अभी भी कितना है खुद बता। नंबर अभी भी 6 है। क्या नंबर चेंज हुआ है? नहीं, चेंज होता ही नहीं है। क्या करोगे बेटा? हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। चलो जल्दी से करते हैं। माइटोसिस कहां होता है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ध्यान सुनेंगे। माइटोसिस कहां कहां होता है, सुन लो। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है माइटोसिस अकर इन हैप्लॉइड प्लांट सेल, हैप्लॉइड सॉरी डिप्लॉयड प्लांट सेल एंड डिप्लॉयड एनिमल सेल। मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, मैं जो बात बोलने जा रहा हूं यहां पर, यह लिख रहा है कि हैप्लॉइड प्लांट सेल, एग्जांपल लिखते हैं। हैप्लॉइड प्लांट सेल का एग्जांपल देखो, हैप्लॉइड प्लांट सेल का एग्जांपल देखो। तुम्हारे पास ये सेल है, इसका नाम स्पोर है, ये हैप्लॉइड है। इसकी माइटोसिस करके एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, इसे गैमेटोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। और कैसे बनता है? स्पोर की माइटोसिस से। तो क्या स्पोर हैप्लॉइड की माइटोसिस हो रही है प्लांट में? यस सर। अब जरा बात करते हैं डिप्लॉयड प्लांट सेल की। क्या उसमें कोई माइटोसिस होती है? यहां होती है। ये जाइगोट है, जाइगोट की माइटोसिस करते हैं तो जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें काफी सारे सेल है, सारे सेल डिप्लॉयड होते हैं, ऑल सेल डिप्लॉयड है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरोफाइट प्लांट के केस में। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि प्लांट में हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों की माइटोसिस पॉसिबल है। स्पोर की माइटोसिस करके गैमेटोफाइट बनाते हैं, हो सकता है प्लांट में। जाइगोट की माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बनाते हैं। इसमें सारे सेल एन है और इसमें सारे सेल 2n है। क्या यह बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो। ये अंकित राज गुप्ता, बेटा आप जो कर रहे हो ना उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, टेंशन ना लो। सिलेक्ट तो आप वैसे भी नहीं होने के, इसमें स्पैम कर रहे हो। हाँ
ये समझ में आ रहा है? एक लिख रहा है सर स्पोर तो टेट्राड होता है, तूने कहां पढ़ लिया ये? स्पोर क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पोर और गैमेट? इधर देखो सारे, इधर देखो सारे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पोर एंड गैमेट? इधर दो, इधर देख, ये स्पोर है, ये गैमेट है, दोनों हैप्लॉइड हैं। फर्क क्या होता है कि स्पोर आगे डिवाइड करके और सेल बना सकता है, गैमेट डिवाइड नहीं करता। मेरी बात समझ में आ रही है? स्पोर भी हैप्लॉइड होता है, गैमेट भी हैप्लॉइड होता है। स्पोर और गैमेट में डिफरेंस क्या होता है? स्पोर जो है आगे डिवाइड करता है, गैमेट डिवाइड नहीं करता। क्लियर है? जल्दी हो गया? लिख लिया सबने? जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट। हां, अब बात करते हैं एनिमल सेल की। एनिमल सेल में हमारे पास डिप्लॉइड क्या होता है? जाइगोट। जाइगोट की माइटोसिस से क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो, ये बनाते हैं। और एनिमल में क्या है? एनिमल में क्या होगा बेटा? नॉट शो माइटोसिस इन हैप्लॉइड। हैप्लॉइड की माइटोसिस नहीं होती एनिमल में। मेरी बात सुन लो ध्यान से, इसकी एक एक्सेप्शन है। इसकी एक एक्सेप्शन मैं बता देता हूं क्या इसकी एक्सेप्शन है। एग सेल आपने सुना है, एग सेल किसमें? हनी बी में। उसकी माइटोसिस से ड्रोन बनाते हैं, ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन है इस बात की। मैं जो बात बोलने जा रहा हूं जरा समझने की कोशिश करना, जरा समझने की कोशिश करना, आपको समझ आएगी बात। आपने क्या पढ़ा था याद करो, टेस्टिस के अंदर ये चीजें पढ़ी थी। सर क्या पढ़ा था बताओ? आपने एक सेल पढ़ा था, इसका नाम था स्पर्मेटोगोनिया, याद आया? ठीक है सर, उसका साइज बढ़ा दिया, फिर क्या बनाया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसमें मियोसिस 1 हुई थी, फिर क्या बना था? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सर ये हम पढ़ेंगे कभी? हां आगे पढ़ोगे आप। फिर हुई थी मियोसिस 2, उससे 4 सेल बने थे, ये स्पर्मेटिड थे। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो। ये डिप्लॉइड है और ये जो सेल बना था हैप्लॉइड है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एनिमल होते हैं, एनिमल में जो हैप्लॉइड सेल बनते हैं, ये हैप्लॉइड सेल हैं। ये हैप्लॉइड सेल कैसे बनते हैं? सिर्फ मियोसिस से बनते हैं। कैसे बनते हैं? सिर्फ मियोसिस से बनते हैं। इनकी माइटोसिस नहीं होती, इसकी माइटोसिस नहीं होती। अगर आपसे मैंने क्या बोला, मैंने कहा क्या हैप्लॉइड प्लांट सेल की माइटोसिस होती है? यस, ये जो स्पोर है इसकी माइटोसिस से और हैप्लॉइड सेल बना सकते हैं। इसका मतलब प्लांट के केस में हैप्लॉइड सेल माइटोसिस और मियोसिस दोनों से बनता है। अब ये डिप्लॉइड प्लांट सेल है, इसकी माइटोसिस से मैंने ये डिप्लॉइड बना दिया। ऐसे ही मैंने एनिमल सेल में डिप्लॉइड की माइटोसिस से एम्ब्रियो बना दिया। लेकिन प्लांट के केस में हैप्लॉइड की माइटोसिस नहीं होती। बस एक एक्सेप्शन है, हनी बी जो होती है उसमें जो क्वीन बी एग सेल बनाती है उसकी माइटोसिस से ड्रोन बनता है। एनसीईआरटी ने सोशल इंसेक्ट लिखा है। क्लियर है? फिर रिपीट कर देता हूं, सुन ध्यान से। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, बोला है कि प्लांट के अंदर हैप्लॉइड की और डिप्लॉइड दोनों की माइटोसिस होती है। एनिमल में सिर्फ डिप्लॉइड की माइटोसिस होती है। हैप्लॉइड सेल सिर्फ मियोसिस से बनता है। हैप्लॉइड सेल जो मियोसिस से बना है उसकी माइटोसिस नहीं होती। बेटा कृष्णानंद त्रिपाठी जी, जैसा सेशन है वैसा चलेगा। आप अगर सजेशन प्लीज मत दीजिए कि सर इतने बजे उतने बजे। पूरे साल भर तुम्हें मेहनत से पढ़ना है।
जल्दी करो बेटा। क्या ये समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया? रिपीट कर देता हूं। हैप्लॉइड में माइटोसिस, क्या कर रहे हो तुम लोग? थोड़ा फोकस करके पढ़ो, नहीं समझ में आएगा कुछ भी। मैंने क्या बोला है सुनो, तुम्हें हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब समझ में आ रहा है? ये देख पीछे देख, ये डिप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड है, मतलब समझ पहले। मैंने तुझे क्या पढ़ाया? मैंने ये बोला है कि प्लांट के केस में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों की माइटोसिस पॉसिबल है। एनिमल के केस में सिर्फ डिप्लॉइड की माइटोसिस होगी, और डिप्लॉइड की माइटोसिस से डिप्लॉइड चीज ही बनती है। क्या ये क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि एनिमल के केस में हैप्लॉइड की माइटोसिस होगी, नहीं, पर हैप्लॉइड आएगा कैसे? वो मियोसिस से आता है। कैसे आता है? मियोसिस से आता है। पर कोई एक्सेप्शन है, हां, एनसीईआरटी कहती है एक सोशल इंसेक्ट है। व्हाट इज सोशल इंसेक्ट? सोशल इंसेक्ट क्या होता है बताओ? सोशल इंसेक्ट कहते हैं बेटा हम उसे हनी बी को। हनी बी को सोशल इंसेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कॉलोनी में रहता है। हनी बी में 3 मेंबर होते हैं, क्वीन, ड्रोन और वर्कर बी। ड्रोन हैप्लॉइड होता है। ड्रोन क्या होता है? मेल होता है, पर उसके सारे सेल हैप्लॉइड होते हैं। तो ड्रोन बनता कैसे है? एग सेल की माइटोसिस से। हम एक तरफ कह रहे हैं कि एनिमल सेल में हैप्लॉइड की माइटोसिस नहीं होती, पर दूसरी तरफ हम एक एक्सेप्शन बता भी तो रहे हैं। हम ये भी तो बता रहे हैं कि जो ड्रोन है ना, उसमें होती है बस। और अगर आपसे कोई पूछे, भाई देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये एक पेन हैप्लॉइड है, इसकी माइटोसिस करके जो 2 पेन बनाऊंगा वो दोनों हैप्लॉइड होंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि एनिमल सेल में हैप्लॉइड की माइटोसिस नहीं होती, पर हैप्लॉइड आएगा कैसे? वो मियोसिस से आता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बोलो, यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बोलो, यहां तक कोई डाउट है? जल्दी नोट करो सारे, जल्दी फास्ट। यहां तक नोट करो। हाँ, जल्दी से नोट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दो पहले। पहले नोट करो, फिर क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे बेटा तेरे को, एक दिन का टाइम दे बस। बताओ भाई। बताओ बताओ। हाँ, डी आएगा। मैंने क्या बोला था? बैक्टीरिया की माइटोसिस नहीं होती और गैमेट्स की माइटोसिस नहीं होती है कभी भी, चाहे वो प्लांट का गैमेट हो चाहे एनिमल का गैमेट हो। अगला क्वेश्चन लो। हाँ भैया बताओ। पोल का आ गया होगा रिजल्ट यार। हाँ बताओ, फिर से करते पोल।
हाँ बताओ जल्दी से, हैप्लॉइड एनिमल सेल आएगा आंसर। क्वेश्चन 3, जल्दी जल्दी बताना। हाँ भाई, हैप्लॉइड सेल कैसे बन सकते हैं? हैप्लॉइड की माइटोसिस से 2 हैप्लॉइड सेल बन सकते हैं और डिप्लॉइड की मियोसिस से 4 हैप्लॉइड सेल बन सकते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ प्लांट में हैप्लॉइड सेल दोनों से आ सकते हैं। और यही चीज अगर मैं एनिमल के लिए लिखूं, हैप्लॉइड, मैं यही टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इन एनिमल सेल्स कैन बी प्रोडक्ट ऑफ। अच्छे क्वेश्चन करने के लिए आपको डायरेक्ट लाइव क्वेश्चन बनाना पड़ता है मुझे, क्योंकि क्या होता है वो पढ़ाते पढ़ाते ही आपके लिए बनते हैं। बी माइटोसिस, सी बाइनरी, डी बोथ ए एंड बी। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा, यहां आंसर ए आएगा। अब समझ में आया? थर्ड का डी क्यों है? क्योंकि हैप्लॉइड जो है प्लांट में मियोसिस और माइटोसिस दोनों से बन सकते हैं, लेकिन एनिमल में कैसे बनेंगे? हमेशा मियोसिस से बनते हैं, हैप्लॉइड की माइटोसिस नहीं होती। अब ये चारों क्वेश्चन आपके इस वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं? ये चारों, ये जो कॉन्सेप्ट यहां लिखा है इसको, ये चारों क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं? बताओ जल्दी से, अरे जल्दी बताओ। एक इंटरेस्ट है, पोल का रिजल्ट नहीं आता, क्लास में पढ़ पहले चुपचाप ध्यान से, जल्दी बता बेटा। हो गया? हाँ, फिर अच्छे क्वेश्चन तुम्हें करने ही पड़ेंगे बेटा। आ जाओ एम फेज की बात करते हैं। एम फेज मतलब सेल साइकिल के एम फेज की अब हम बात करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, हम लोग एम फेज पे जा रहे हैं। और बहुत ध्यान से देखना, हम लोग सेल साइकिल बना चुके हैं, हम लोग सेल साइकिल पढ़ चुके हैं। एक बार जरा फटाफट से रिवाइज करके आगे चल रहे हैं एम फेज में। जिन बच्चों को 1% भी समझ नहीं आ रहा बता देना मुझे। ये एम है, ये G1 है, एस और G2 है। यहां पर क्या हो चुकी है बता दो। यहां पर अमाउंट कितना था? यहां अमाउंट था 2C। ठीक है, मैं डिप्लॉयड सेल ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं? डिप्लॉयड सेल ले रहा हूं। ये 2N था मेरे पास, ठीक है सर। यहां क्या हुई थी? ग्रोथ हुई थी। और क्या हुई थी? डीएनए डैमेज, रिपेयर हुआ था। जो भी डीएनए डैमेज था उसका क्या हो गया? रिपेयर हो गया, है ना। यहां पर ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। एस फेज में मेरे पास क्या डबल हो गया है? सेंट्रियोल डबल हो गया है। सेंट्रियोल डबल किसके लिए हुआ है? एनिमल सेल या प्लांट सेल? एनिमल सेल के लिए। किस जगह में हुआ है सर? साइटोप्लाज्म में हुआ है। यहां तक सर ये लिखना नहीं है भाई, ये वाला। उसके बाद मैंने और क्या किया है बेटा? हिस्टोन डबल किए हैं, हिस्टोन्स को डबल किया है क्योंकि अब डबल डीएनए हो गया है। और मैंने क्या किया है? डीएनए रेप्लिकेशन करी है। मैंने क्या किया? डीएनए रेप्लिकेशन करी है। यहां पर डीएनए का अमाउंट 2C से 4C चेंज हो जाता है। G2 फेज में मैंने कुछ ऑर्गेनल्स बनाई है, लेकिन ये ऑर्गेनल्स कौन से वाली होंगी? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन की सिंथेसिस करी है ना, ट्यूबुलिन की सिंथेसिस करी है। यहां अमाउंट 2C है, और सॉरी यहां अमाउंट कितना है? 4C है भाई, 4C है। और यहां 2N है। 2N आएगा 4N आएगा? हाँ ये बताओ भाई, G2 में 2N आएगा 4N आएगा? अरे ये बताओ, 2N आएगा 4N आएगा? हाँ जल्दी बोलो, 2N आएगा या 4N आएगा? 2N आएगा। अच्छा, N भी आ सकता है क्या कभी G2 में? N आ सकता है G2 में जब हैप्लॉइड की माइटोसिस हो रही हो। जब हैप्लॉइड की माइटोसिस हो रही हो तो G2 में N आएगा। अब मुझे बताना,
कितना अच्छा क्वेश्चन है, जाके करा लेना किसी से, पता चल जाएगा तुम क्या लेवल पढ़ रहे हो अभी। बताओ ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि G2 फेज में N नहीं आ सकता, इसका मतलब हैप्लॉइड की माइटोसिस नहीं होती है। किसमें नहीं होती है? एनिमल सेल में नहीं होती है। समझ आया? अगर G2 फेज में N आ रहा है तो हैप्लॉइड की माइटोसिस चल रही है। वो प्लांट में हो सकता है, फंजाई में हो सकता है, एनिमल में नहीं हो सकता। एक लिख रहा है फंजाई, नहीं बेटा, फंजाई में भी होता है, फंजाई में भी होता है, एनिमल प्लांट में भी होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। क्वेश्चन देख लो, मजेदार क्वेश्चन है, सही है, ठीक। अब मैं यहां पर कहां आ गया हूं, मेरे पास 2N क्रोमोसोम है और 4C डीएनए है। अब मैं एम फेज करूंगा। एम फेज का मतलब माइटोसिस। स्टार्ट करते हैं, चलें स्टार्ट करें, चलें स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए आ जाते हैं, आ जाओ। सेल ऐसा है बेटा एम फेज में, ठीक है। सबसे पहले एम फेज, इट इज नोन एज माइटोसिस। इसको माइटोसिस भी कहते हैं। अब जरा इधर ध्यान देंगे बेटा, यहां एम है। एम दो चीजें हो सकती हैं, या तो माइटोसिस होती है और या मियोसिस हो सकती है। ये मोस्ट सेल में माइटोसिस ही होती है क्योंकि मियोसिस तो कम जगह होती है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज माइटोसिस, ठीक है। दूसरी चीज, ये इक्वेशनल डिवीजन है, ये एक इक्वेशनल डिवीजन है। क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड डॉटर सेल रिमेन सेम। वो नंबर सेम रहेगा क्रोमोसोम का, नॉट चेंज। सर साबित करो, अभी कर देते हैं। इधर देख बेटा, साबित कर देते हैं। ये पेरेंट सेल था, इसमें कितने क्रोमोसोम थे? 6। ये डॉटर सेल है, हर एक में कितने क्रोमोसोम है? 6। तो इसीलिए माइटोसिस को कौन सी डिवीजन कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ये समझ में आया है? अरे ये समझ में आ गया बेटा? डीपीपी क्विज की फॉर्म में कहां दिख रही है? मैं आपको आज एक वो दे दूंगा, उससे पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, हल्का सा लैग हुआ था, अभी नहीं हो रहा। इधर आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। दूसरा, कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मतलब क्या हुआ? ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें एक डीएनए ये है, दूसरा डीएनए ये है। ध्यान दो बेटा, पूरा फोकस दो मेरी तरफ। अब मैं इसको डिवाइड करके ये 2 सेल बना रहा हूं ऐसे। तो मैंने क्या किया, यहां लिखा है कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब साइटोप्लाज्म को 2 सेल में बांट दिया ऑर्गेनल्स के साथ, उसके अलावा डीएनए को भी 2 सेल में बांट दिया। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के चीजों की रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, मतलब चीजें बट रही हैं। ये समझ में आ रहा है? चीजें बट रही हैं, बोलो। तो हम कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका? साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल एंड जेनेटिक मटेरियल, डीएनए का। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं बेटा? इसको रीऑर्गेनाइजेशन लिख रहे हैं। इसको हम क्या लिख रहे हैं? रीऑर्गेनाइजेशन लिख रहे हैं। यहां तक समझ में आ रही है? तो इट इज नोन एज माइटोसिस एम फेज को,
इक्वेशनल डिवीजन है, यहां रीऑर्गेनाइजेशन चलती है। अब एनसीईआरटी एक बात बोलती है, ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताऊंगा बेटा, चेक पॉइंट लास्ट में बताएंगे। दो तीन चीजें आपको टीलोमरेज चेक पॉइंट लास्ट में बताएंगे ताकि चीजें रिलेट हो जाए। ठीक है, यहां लिख लिया, जल्दी बताओ, यहां लिख लिया, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ, यहां तक लिख लिया। अब मैं जो पॉइंट आपको बोलने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना, उसे ध्यान से सुनना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां पर लिखा है इट इज ऑल्सो नोन एज माइटोसिस। मैंने लिखा ये इक्वेशनल डिवीजन है जहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड डॉटर सेल रिमेन सेम, वो बदलते नहीं है। उसके बाद मैंने लिखा है कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल एंड जेनेटिक मटेरियल, ये होता है हमारे पास। अब मैं आपसे एक पॉइंट और पूछूंगा, सुनना ध्यान से। हम क्या करते हैं, एम फेज को, एम फेज में जो चेंजेस होते हैं उनको डिवाइड करते हैं फेजेस में। उनको किस में डिवाइड कर दिया, फेजेस में। मेरी बात समझो ध्यान से, जो एम फेज में चेंज होते हैं ना, उनको हमने फेजेस में डिवाइड कर दिया है। हमने दो फेजेस बनाए हैं। कौन से दो फेज बनाए हैं, एक जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा उसको हमने बोला है कैरियोकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा उसको साइटोकाइनेसिस बोला है। आपकी एनसीईआरटी एक बात बोलती है, उसको बहुत ध्यान से सुने बेटा। हम क्या पढ़ रहे हैं, एम फेज माइटोसिस पढ़ रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एनसीईआरटी ने कहा है कि ये इक्वेशनल डिवीजन है क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता। ये माइटोसिस जो है हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों तरह के सेल में होती है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में कुछ बदलाव होते हैं। एनसीईआरटी ये बोलती है कि यार जो चेंज है ना, हमने उनको फेज का नाम दे दिया है, पर सेल डिवीजन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो लगातार चलता रहता है, उसमें रियल में कोई फेज वगैरह नहीं होते। फेज का नाम हमने दिया है चेंजेस को, मतलब जो बदलाव है ना, उन्हें फेज का नाम हमने क्या दिया है, हमने दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है, हमने दिया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे पास जो हम एम फेज लिख रहे हैं, एम फेज के अंदर हमने ये दो फेज लिख दी, कैरियो और साइटो। ये फेज हमने किस लिए दिया है, चेंजेस को नाम दिए। रियल में कोई फेज होते हैं नहीं, फेज जो है हमने बनाए हैं। और हमने किन चीजों को फेज का नाम दिया, बदलाव को, चेंजेस को। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, जल्दी बोल बेटा। रहमान अंसारी नाम का एक बच्चा है, स्पैमिंग कर रहा है, तो यदि आप स्पैमिंग करेंगे तो आप बैन कर दिए जाएंगे परमानेंटली, ध्यान रखना। हाँ, क्या ये समझ में आ रहा है, बोर्ड पे लिखी हुई बातें समझ में आ रही है। इक्वेशनल डिवीजन है, रीऑर्गेनाइजेशन होती है, फेज जैसा कुछ नहीं होता, हमने फेज का नाम दिया है। हाँ, यहां तक समझ में आ रहा है, आगे चलेंगे फटाफट से, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट। हो गया, चलिए आगे चलेंगे। चलो, अब ये एनसीईआरटी कह रही है, देखो बेटा ध्यान सुनेंगे। एनसीईआरटी कहती है इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। क्यों, कौन सा ड्रामा चल रहा है यहां पर भाई, कौन सा ड्रामा चल रहा है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। किसका, सारे सेल कंपोनेंट का, जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल, प्रोजेनी मतलब जो सेल बनेंगे, इज सेम, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। उसके बाद हम ये लिखते हैं फॉर कन्वीनियंस, माइटोसिस को डिवाइड कर देते हैं हम 4 स्टेजेस में, कैरियोकाइनेसिस की और साइटोकाइनेसिस में। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, मतलब सेल डिवीजन लगातार चलता रहता है। रियल में मेरे पास फेजेस नहीं होते, रियल में फेजेस नहीं होते। तो ये चीज एनसीईआरटी कह रही है।
एनसीईआरटी कह रही है कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन होती है किसकी, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की। मतलब ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें हैं उनको दो सेल में बांट दिया जाता है, इसे कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। सही है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। मैं फिर बोल रहा हूं, एनसीईआरटी कह रही है कि सेल डिवीजन एक प्रोग्रेसिव इवेंट है, लगातार चलता रहता है, उसमें फेज वगैरह कुछ नहीं होते, हमने चेंजेस को फेजेस का नाम दिया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। हमने माइटोसिस है, माइटोसिस को डिवाइड किया है, दो पार्ट हैं इसके। एक है कैरियोकाइनेसिस, मतलब क्या डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। और ये मेरे पास क्या है, इसके चार फेजेस हैं न्यूक्लियर डिवीजन के। साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ठीक है, सीक्वेंस, सीक्वेंस याद रखने का तरीका पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चार फेजेस हैं। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपको पता है कि सेल साइकिल जो है उसमें जीवन जो थी अगर वो 8 से 12 घंटे की है, एस जो है वो 6 से 8 घंटे की है, G2 जो है वो 3 से 4 घंटे की है, और एम फेज कितना है, 1 घंटे का है। उसमें भी सबसे लॉन्गेस्ट प्रोफेज होता है और शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा एनाफेज होता है। बाकी टीलोफेज और मेटाफेज में से बीच में कोई भी आ सकता है। तो अगर इसका क्वेश्चन आए, ध्यान दो, क्वेश्चन आए ऐसे, क्वेश्चन ऐसे आए, शॉर्टेस्ट फेज इन सेल साइकिल ए G1, B S, C G2 और D M। ठीक है, एक और ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, फिर आप गलती करते हो। शॉर्टेस्ट फेज इन सेल साइकिल ए G1, B S, C एनाफेज, D M। अब यहां पर तो ठीक है, मैं M मार्क कर दूंगा, पर यहां पर इन सब में सबसे छोटा क्या है, C है। अरे समझ आ रहा है? दोनों क्वेश्चन सेम है पर आंसर अलग है, क्योंकि आप देख सकते हो कैसे। और मान लो मैं इसको थोड़ा सा और बदल दूं, एक और क्वेश्चन दे दूं कि पर्सन, एक नाम दे देते हैं, उसका नाम रख देते हैं विनोद। ठीक है सर, विनोद नहीं है, अच्छा नहीं है, दिस विनोद। ठीक है, ऑब्जर्विंग मेरिस्टेम ऑफ अनियन टिप इन माइक्रोस्कोप लीस्ट चांस टू ऑब्जर्व ए प्रोफेज, बी एनाफेज, सी टीलोफेज, डी मेटाफेज। अब बताएंगे? हाँ भाई बोलो भाई। अगर आपसे कोई कह रहा है कि सबसे छोटा फेज एनाफेज है, तो माइक्रोस्कोप में भी तो दिखने के चांस सबसे कम किसके होंगे, एनाफेज के होंगे। तो जो सबसे छोटा है वो सबसे कम दिखेगा, तो चांस नहीं है कि विनोद जी जो है वो क्या ऑब्जर्व कर सकें। अरे समझ में आ गया? इससे यही क्वेश्चन बन सकते हैं। अरे ठीक है, जल्दी बताओ। ड्रामेटिक का मतलब ड्रामा चल रहा है। ड्रामा क्या चल रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। बेटा सेल साइकिल में ये टाइम दे रखा है, एम फेज 1 घंटे का है, उसमें भी सबसे कम टाइम एनाफेज में लगता है, सबसे ज्यादा प्रोफेज में लगता है। अगर कोई पर्सन माइक्रोस्कोप में देखे
तो सबसे मुश्किल चांस है, पहले तो उसको हर 24 में से किसी एक सेल, मेरी बात सुन, अगर सेल साइकिल 24 घंटे की है, उसमें से एम फेज 1 घंटे का है, तो चांसेस है कि हर 24 में से सिर्फ एक सेल में तुझे एम फेज दिखेगा, और उसमें भी बहुत कम चांसेस हैं कि तुझे एना फेज दिखेगा। तो इसमें क्या हो सकता है कि जब तुम कभी किसी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप माइटोसिस की स्लाइड बनाओ और टीचर के पास लेकर जाओ, ऐसा हमारे साथ हुआ था। अब उसका रीजन हमें आज पता है, हम लोग माइटोसिस की स्लाइड बना रहे थे, तो मतलब हमने ऐसा सुना हमने ऐसा सुना कि बगलवाद में देखो माइक्रोस्कोप ऐसे लाइन से लगे हुए थे, तो हमने देखा कि यार ठीक है माइक्रोस्कोप ऐसे लाइन से लगा हुआ है, तो हमने देखा कि यार अगर ये माइक्रोस्कोप ऐसे, ध्यान सुनना बेटा, हम लोग क्या था, कॉलेज टाइम की बात है कि माइक एक स्लाइड्स बना रहे थे, माइक्रोस्कोप ऐसे लाइन से लगे हुए थे, सब लोग ऐसे देख रहे थे। मैंने सुना कि यार मैडम जो है बगल में कह रही हैं कि यार ये एनाफेज बड़ा मुश्किल से दिखता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमने कहा यार हम तो करके हमने लगे हैं 2 घंटे से एनाफेज निकाल के रहेंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक स्लाइड बनाई और लेके चले गए। हमने मैडम को कहा मैडम देखो एनाफेज दिख गया स्लाइड में, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में लगाया, देखा, उन्होंने कहा एनाफेज नहीं है। हमने कहा नहीं नहीं एनाफेज ही है। फिर उन्होंने रीजन समझाया कि एनाफेज के दिखने के चांस इसलिए कम है क्योंकि शॉर्टेस्ट होता है, कोई लक फैक्टर थोड़ी है कि तुम्हें दिख जाएगा दूसरे को नहीं दिखेगा, तो बहुत कम टाइम के लिए होता है, ये तब पता चला हमें। तो इसलिए कहते हैं बेटा कि एक्सपेरिमेंट करना अच्छी चीज है, पर उसकी थ्योरी भी पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आया? अरे समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सही है। हाँ, तुम मत चले जाना, नहीं कंटाप लगेगा, टीचर कहेगा झूठ बोल रहा है, दिख रहा है। ठीक है, हाँ चलो चलें स्टार्ट करें प्रोफेज से। पहला फेज है, हाँ भाई पहला फेज। बच्चे एनिमल सेल के हैप्लॉइड में माइटोसिस क्यों नहीं होती वो बता सकते हैं आपको, पर आपने अभी ध्यान रखना है कि हैप्लॉइड में एक्सेप्शन में माइटोसिस है, नॉर्मली हैप्लॉइड में माइटोसिस नहीं होती, इतना याद कर बस। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि लर्निंग प्रॉपर होनी चाहिए। आ जाओ प्रोफेज की बात करते हैं। हेडिंग डालो, ये नोट करो, पहले ये वाली स्लाइड नोट करो सारे बच्चे, चलो नोट करो, आगे करेंगे, जल्दी से नोट कर लो बेटा। लिख लिया बेटा? चलिए प्रोफेज पढ़ते हैं, आ जाओ, आओ जल्दी से, प्रोफेज की स्टडी कर रहे हैं। इधर देख बेटा, मेरी तरफ देख ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनियो। सेल के अंदर यह सिचुएशन होती है, ये इसकी ईआर होता है यहां पर, यहां गोल्जी बॉडी भी होती है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी पता है सबको, गोल्जी बॉडी है। ये यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये ईआर होता है, और ये मेरे पास क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होती है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। आपको पता है ये सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम कब डबल हुआ था, कब डबल हुआ था बताओ? डबल्ड इन एस फेज, ये सब आइडिया है आपको, और ये एनिमल सेल में दिख रहा है। ठीक है, ये मेरे पास क्रोमेटिन है जो ऑलरेडी डबल हो चुका है। मेरी बात सुनना, हम प्रोफेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रोफेज की बात कर रहे हैं। अब मैं जो बातें बोलूंगा उसको सुनना ध्यान से। एनसीईआरटी कहती है कि डीएनए विच गेट डबल्ड, जो डीएनए डबल हुआ था वो अभी भी आपस में उलझा हुआ है। डीएनए जो कब डबल हुआ था, डबल्ड इन इंटरफेज। अब वो इंटरफेज लिख सकती है क्योंकि इंटरफेज में भी कब हुआ था, एस फेज। आर नॉट डिस्टिंक्ट, अलग अलग नहीं है, बट इंटरवाइंड है। इस वर्ड का मतलब समझो बेटा, एनसीईआरटी की लाइनों के डीप मीनिंग समझने हैं। मतलब ये कह रहा है, ध्यान सुनेंगे बेटा, ये कह रहा है कि जैसे मान लो पहले डीएनए ये था, अरे कहां जा रहा है, इधर आ जाओ, इधर देख बेटा, ये देख, ये डीएनए था, मेरी बात सुन,
ये शुरुआती डीएनए था, ये वाला, फिर ये वाला डबल हुआ और बना, ठीक है। तो ये आपस में अभी उलझा हुआ है, तो इसका मतलब वो डिस्टिंक्ट नहीं है। नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ? नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग नहीं है, आपस में उलझा हुआ, इंटरवाइंड है। ये समझ में आ रहा है? अरे बोलो बोलो, मतलब डीएनए आपस में उलझा हुआ है, ये चीज समझ में आ रही? देख बेटा, ये वो डीएनए है जो डबल हुआ है, ये पहले से था, तो ये आपस में अभी भी एक दूसरे के साथ उलझा हुआ है, ऐसे उलझा हुआ है। तो पहले क्या होगी, क्या होगी? फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगी? फर्स्ट दिस इंटरवाइंड डीएनए गेट अनटेंगल्ड। अनटेंगल्ड का क्या मतलब है? सुलझना, थोड़ा सा सुलझेगा डीएनए, मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा अलग अलग सा होके ऐसे सुलझने सा लगेगा, मतलब अलग अलग सा होने लगेगा थोड़ा थोड़ा सा, ऐसा हम कह रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? अनटेंगल्ड होगा, अनटेंगलिंग होगी, समझ में आया? तो सबसे पहले हमने क्या बोला? देख बेटा इधर देख, हमने कहा कि जो डीएनए है वो आपस में उलझा हुआ था, नॉट डिस्टिंक्ट था, फिर वो क्या होगा? अनटेंगल्ड होगा, थोड़ा सा सुलझेगा एक दूसरे से। अब क्या क्या चेंजेस होंगे, सुनना ध्यान से। अब क्या क्या चेंजेस होंगे? जो डीएनए है किसकी फॉर्म में है? इन क्रोमेटिन की फॉर्म में। उसको हम नाम दे रहे हैं नोन एज क्रोमोसोमल मटेरियल। उसको हमने नाम दे दिया क्रोमोसोमल मटेरियल। वो क्या करेगा? स्टार्ट टू कंडेंस। कंडेंस होने का मतलब है वो क्रोमोसोम बनाने लगेगा, मतलब स्टार्ट टू कंडेंस। कंडेंस होने का मतलब है वो कंडेंस करने लगेगा। अब देखो आपको प्रोफेज में, ध्यान से बेटा, सर आपने दोनों को अलग अलग कलर से क्यों दिखाया है? रीजन क्या है? मैं इसलिए अलग अलग कलर से दिखा रहा हूं ताकि मैं ये बता सकूं ये डीएनए पहले था, ये नया बना है। पर ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, डीएनए नया ऐसे बनता है। देख बेटा, जिस बच्चे को डाउट होगा, देख मेरी बात सुन, ये मान ले पहले था डीएनए, ठीक है? तो जब डीएनए नया बनेगा तो ये ऐसे खुल जाता है, ऐसे, और इस पर नया बनता है, इस पर नया बनता है। तो जो नया डीएनए होगा ना, हम कभी ऐसे अलग अलग दिखा नहीं सकते, पर मैंने वैसे ही बताने के लिए दिखाया। तो इसका मतलब ये नया डीएनए में एक ओल्ड और एक नया स्ट्रैंड होता है। मैंने ऑल्दो इसको अलग अलग दिखा दिया, ऐसे दिखाना नहीं चाहिए। ये समझ में आ गई बात आपको? अरे समझ में आ गई? ऋतिक बहुत पिटाई करूंगा, पूछ रहे सर आपको मायोपिया है कि हाइपर मेट्रोपिया है? बेटा मेरे को पिटाइयोपिया है ना, कंटाप दूंगा दो। इधर पढ़ाई कर ध्यान से, फर्जी सवाल पूछेगा सर से। हाँ इधर देख, डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में है, कंडेंस करना स्टार्ट करेगा। देख बेटा चेंजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला चेंज होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, डीएनए जो क्रोमेटिन था वो स्टार्ट कर देगा कंडेंस करना, स्टार्ट टू कंडेंस। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज क्या होगी? सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल, ठीक है? एंड उससे क्या होगा? स्पिंडल फाइबर अराइज होंगे। इधर देखें सारे बच्चे, पहले ये लिख लो, ये वाला नोट करो पहले। अरे ये नोट करो, हाँ लिखने दे रहा हूं, नोट कर बेटा, ये नोट कर जल्दी से, पहले इतना नोट कर, आगे बता रहा हूं। हो गया ये? जल्दी बताओ, नोट करो बेटा। चलो इधर देख, मेरी तरफ देख,
ये डीएनए है, ठीक है, ये सेंट्रोजोम है, ठीक है। ध्यान से देखियो मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले मैं कह रहा हूं डीएनए स्टार्ट टू कंडेंस, ये डीएनए कंडेंस करना स्टार्ट कर देगा। ये जो सेंट्रोजोम है, इधर देख बेटा, ये सेंट्रोजोम जो है एक इस पोल पे चला जाएगा। पोल समझ में आता है, ये सेल के दो पोल हैं, एक मान ले ये एंड है, एक पोल ये हो गया और एक पोल ये हो गया। तो सेंट्रोजोम एक इस पोल पे चला गया, एक इस पोल पे चला गया। अब जो सेंट्रोजोम है उसके चारों तरफ ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल आ जाते हैं, ऐसे, इसे एस्टर कहते हैं। जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, इधर ध्यान दो भाई, पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं। इधर देख बेटा, इसे क्या कहते हैं ताकि तुम्हें गड़बड़ ना लगे, ये बॉक्स में बनाओगे सर, वापसी दिखाओ, दिखा रहा हूं। इसे सेंट्रियोल कहते हैं सर, लिखे अभी, रुक जाओ, कुछ नहीं लिखना, पहले समझो, अभी कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ समझेगा। इसको क्या कहेंगे, सेंट्रोजोम कहेंगे। अब ये सेंट्रोजोम के चारों तरफ ये ऐसा कुछ लगा हुआ है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे एस्टर बोलते हैं। और जब तुम सेल के अंदर देखोगे तो सेल के अंदर तुम्हें ऐसा कुछ दिखेगा, ये सेंट्रोजोम है और इस पर ये माइक्रोट्यूब्यूल है ऐसे, और ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल है। इसका मतलब कितने एस्टर हो गए, 2 एस्टर हो गए। और इन्हीं से फिर ये स्पिंडल फाइबर आते हैं ऐसे, इन्हीं से ये स्पिंडल, एक धागे होते हैं जिन पे क्रोमोसोम अटैच होगा, इसे स्पिंडल फाइबर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम से बनेगा एस्टर, फिर 2 एस्टर, कितने एस्टर, 2 एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर, इसको मिलाकर हम एक वर्ड यूज करते हैं माइटोटिक अपरेटस। सर ये वर्ड आपने कहां से लाए, ये वर्ड इसलिए लाए क्योंकि आपने एक वर्ड सुना है एग अपरेटस, एक वर्ड सुना है आपने उसको लेके, क्या नाम है, स्टोमेटा को लेके, स्टोमेटल अपरेटस। तो मैं आपको क्या क्या चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से देख। ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रोजोम है, ये एस्टर है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। तो अगर मेरे पास 2 एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर, ये धागे होते हैं, इन पे क्रोमोसोम लगेगा, इन्हें माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। माइटोटिक अपरेटस का मतलब वो स्ट्रक्चर जो माइटोसिस में मदद करते हैं, इसे माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। इसे कभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लो, समझ लो, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, तो हां, यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब जरा वापसी जाएंगे, देखो मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले मैंने बोला, अभी कुछ अब लिखना स्टार्ट करेंगे जब मैं बोलूंगा। डीएनए जो डबल हो गया है वो अभी भी उलझा हुआ है, पहले वो थोड़ा सुलझेगा, फिर वो कंडेंस करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले डीएनए कंडेंस करना स्टार्ट करता है, सेंट्रोजोम मूव टू फॉर्म अपोजिट पोल, एंड उससे क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर अराइज होंगे, और क्या बनेगा, माइटोटिक अपरेटस बनेगा। क्या बनेगा, माइटोटिक अपरेटस बनता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, माइटोटिक अपरेटस बनेगा। अब आपको यह चीज समझ में आएगी, इधर देखो बेटा, यह चीज समझ में आएगी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। आपको इसके अंदर क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे ऐसे, इधर देख बेटा, ऐसे क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे हल्के हल्के, जिनके पास 2 क्रोमेटिड है, ऐसे क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे। तो आपने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले ये कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाएगा, सही है सर। स्पिंडल सेंट्रोजोम एक यहां चला गया, एक यहां चल गया, अपोजिट पोल पे चले गए, उससे क्या आने स्टार्ट हो गए, उससे स्पिंडल फाइबर आने स्टार्ट हो गए। ये स्पिंडल फाइबर है, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर, ये आने स्टार्ट हो गए, सही है सर। अब क्या होगा, ये क्रोमेटिन कंडेंस करके क्रोमोसोम दिखने लगेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या विजिबल हो जाएगा, क्रोमोसोम विजिबल हो जाएंगे। क्या विजिबल हो जाएंगे, क्रोमोसोम विजिबल होंगे।
विद 2 क्रोमेटिड। कितने क्रोमेटिड है? 2 क्रोमेटिड, ये विजिबल हो जाएंगे। और सबसे लास्ट में क्या होगा सुनना, मैंने ये ऑर्गेनल्स बनाई थी, गोल्जी बॉडी ER, ये डिसअपीयर होगी। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ये वो जगह होती है जहां पर RNA बनता है। इधर देखो बेटा, मेरी बात सुनो। एक डेंस गाढ़ा स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ध्यान से देखेंगे। ये क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बना रहा है, ये वाला, ठीक है सर। सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे चले गए, वहां से धागे आने स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये धागे क्रोमोसोम पे अटैच हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटी। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर है। क्रोमोसोम किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। अब हमारे पास एक गाढ़ा स्ट्रक्चर होता है, इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो हमने यहां पर क्या बोला? हमने लिखा DNA इन क्रोमेटिन फॉर्म स्टार्ट टू कंडेंस। तो सबसे पहले फर्स्ट इवेंट ये है, ये पहला इवेंट है कि क्रोमोसोम क्रोमेटिन कंडेंस करना स्टार्ट करेगा। सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे मूव कर गए। उसके बाद इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्रोमोसोम विजिबल होंगे विद 2 क्रोमेटिड। मतलब आपके पास इस तरीके से क्रोमोसोम दिखने लगेंगे, जिसपे ये सेंट्रोमियर है। इधर देख बेटा, ये सेंट्रोमियर है और ये कितने क्रोमेटिड हैं? 1 और ये 2। ये क्रोमेटिड के साथ क्रोमोसोम दिखने लगेंगे। और क्या होगा? इन लास्ट हमारे पास ER गोल्जी बॉडी एंड न्यूक्लियोलस, ये डिसअपीयर हो जाएंगे। डिसअपीयर क्यों होने का क्या मतलब है? नॉट विजिबल इन माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप में दिखेंगे नहीं, शुरुआत में दिख रहे थे। शुरुआत में ये दिख रहे थे ER गोल्जी बॉडी, और ये दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा ये दिखेंगे नहीं। और आपके पास ये सेंट्रोसोम है यहां पर, और इससे मेरे पास ये स्पिंडल फाइबर है। सवाल ये उठ रहा है, क्या स्पिंडल फाइबर इससे अटैच हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटी। अगर मैं आपसे कहूं लास्ट इवेंट क्या है, लास्ट इवेंट क्या है, वो है बेटा डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूटनी स्टार्ट कर देती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है टूटनी, पर वो पूरी तरीके से टूटती है एक तरीके से मेटाफेज में। मेरी बात सुनो ध्यान से। प्रोफेज के अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं? जो धागा है वो क्रोमोसोम बनाने लगेगा कंडेंस होके, ठीक है सर, क्रोमोसोम दिखने लगेंगे। क्या क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस होंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप इनमें फर्क कर पाओगे? मुझे बताना, इनमें फर्क कर पाओगे? मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। देखो, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था, ये देखो, एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, इन दोनों में फर्क बताओ क्या है? बताओ। ये लेस कंडेंस है, अभी इसको और कंडेंस होना बाकी है। ये मोर कंडेंस है। ये मेरा प्रोफेज में ऐसा दिखता है, ये मेरा मेटाफेज में दिखता है। अब मेटाफेज में ये मोस्ट कंडेंस है, इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता और इससे ज्यादा प्रॉपर दिखेगा नहीं। अब मुझे बताओ आसानी से कौन सा विजिबल होगा? ये वाला, ये वाला? ये नॉट इजीली विजिबल, दिखता तो है पर बहुत अच्छा नहीं दिखता। ये इजीली विजिबल होगा, माइक्रोस्कोप में बढ़िया दिखेगा, है कि नहीं? आ रहा समझ? ये समझ में आ रहा है? तो क्रोमोसोम प्रोफेज में ऐसे वाले दिखेंगे, सही है। एक बार नोट करो, ये वाली चीजें नोट करो। समझ में आया? समझ में आया? तो आपसे अगर कोई पूछे कि DNA, ध्यान दो बेटा, DNA
डीएनए स्टार्ट टू कंडेंस, यस पहला इवेंट है। लास्ट इवेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना, पर दिस इज ऑल्सो फर्स्ट इवेंट ऑफ नेक्स्ट फेज। क्लियर है? मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले ये वाले स्लाइड देख लो, अगर कुछ लिखना है तो लिख लो, और नहीं देखो न्यूक्लियोलस क्या होता है भाई। एक चीज और, ये न्यूक्लियोलस क्या है, यहां खास तरह का आरएनए बनता है, आरआरएनए। एक सेल में कितने न्यूक्लियोलस होते हैं? मिनिमम एक से ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है सेल कितनी प्रोटीन बनाता है। सही है? ठीक है, जल्दी नोट करो। हो गया? हो गया? जल्दी बताओ, हो गया? ठीक है, अगला लिखो, ये वाला लिखो, नेक्स्ट ये वाली स्लाइड लिखो जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट। लिख लिया बेटा? ये वाला बॉक्स में बनाना आपने, ये बनाना तो है पर बॉक्स में बनाना, ये नोट कर लो। एक पूछ रहा है सर नोट्स फिर से बनाए, बना ले, अच्छा रहेगा। हो गया? हाँ चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये वाला बना लो, ये बॉक्स में बनाएंगे, ये बॉक्स में बनाएंगे, जल्दी जल्दी फास्ट। बक्सा में बनाओगे भैया सारा, जल्दी करो फास्ट। जल्दी जल्दी फास्ट, क्वेश्चन भी करा रहा हूं। तुम्हें सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, एस्टर में फर्क समझ में आ गया? ये बना लिया सबने? अरे बना लिया सर? पीडीएफ क्लास की क्लास के बाद मिलेगी बेटा, पहले कैसे मिल जाएगी? सर पहले दे दिया करो। ठीक है बेटा, तू भी एक काम किया कर, उसके पास जाया कर कपड़े सिलवाने, जो दर्जी होता है उसको क्या कर, कपड़े पहले दे दे, सिल के जब आए जब नाप भेजा कर। जब लिखेंगे नहीं तो तब तक पीडीएफ कैसे जाएगी? क्या काम करते हो? ये वाला लिखो आप जल्दी से, ये भी बॉक्स में लिखना है, ये भी बॉक्स में लिखना है। हाँ
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं बेटा। ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा। फर्स्ट, प्रोफेज में ऑर्गेनल्स कहां है? बताओ। प्रोफेज में ऑर्गेनल्स, सॉरी, प्रोफेज में ईआर, गोल्जी एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बाद में लिखना भी चाहो छोड़ दो। कौन सी ऑर्गेनल डिसअपियर नहीं होती? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं डिसअपियर होता, नॉट डिसअपियर। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी देनी है, एनर्जी प्रोवाइड करनी है। सेल डिवीजन में एनर्जी लगती है। दूसरी चीज, क्रोमोसोम फर्स्ट टाइम विजिबल किसमें होते हैं? प्रोफेज में, एंड प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर नहीं होते। सही है। फर्स्ट टाइम बेटा कहां दिखते हैं? प्रोफेज में दिखते हैं, और वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान रखने हैं। ये वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान रखने हैं। और हम क्या करते हैं बेटा, ये जो क्रोमोसोम है ये किसमें विजिबल हो जाएंगे? विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड समझ में आता है? नॉर्मल स्कूल वाला माइक्रोस्कोप, उसमें विजिबल होगा। ठीक है, सही है। हां बेटा, बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, अभी छोड़ दो। मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे फेजेस के एक साथ लिखवाऊंगा। ये तीन मैंने प्रोफेज से रिलेटेड लिखवा दिए। आगे आओ, एनसीईआरटी पढ़ लो। चलो भाई एनसीईआरटी पढ़ो। चलो, प्रोफेज इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। सही है सर, ठीक है। प्रोफेज जो है वो पहली स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की। ठीक है। फॉलोज द G2 फेज ऑफ इंटरफेज, मतलब G2 के बाद फिर प्रोफेज आता है। हां सर, इन SN-G2 फेज जो नया डीएनए बना है वो क्या है? नॉट डिस्टिंक्ट लिखा था बट इंटरवाइंड था। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। इनिशिएशन मतलब कंडेंसेशन स्टार्ट हुई है। ठीक है। क्रोमोसोमल मटेरियल, हाँ, क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड। अनटेंगल्ड मतलब पहले सुलझेगा फिर वो कंडेंस होगा। ठीक है सर। द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन कब हुआ था? एस फेज में। ठीक है, इंटरफेज के एस फेज में हुआ था। नाउ बिगन टू मूव, अपोजिट पोल पे गया। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज में क्या क्या इवेंट होंगे? देखो, पहला, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। आपको क्रोमोसोम दिखने लगेंगे, और क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड दिखेंगे? 2 क्रोमैटिड दिखेंगे। सही है। सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज बिगन्स टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ सेल। सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज बिगन्स टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगेगा सेंट्रोसोम। ठीक है। उससे क्या आ जाएंगे? स्पिंडल फाइबर, माइक्रोट्यूब्यूल जो होगा वो
है ना। देखो सेंट्रोजोम से ये आ गए, इसको एस्टर बोल दिया, फिर उससे क्या आ जाएंगे स्पिंडल फाइबर, उसे माइटोटिक अपरेटस कहेंगे। माइटोटिक अपरेटस में क्या दोनों एस्टर आते हैं? यस, ठीक है, दोनों एस्टर आते हैं, यस। सेल्स एट एंड ऑफ प्रोफेज, बताओ क्या होगा? अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या नहीं दिखेगा? गोल्जी नहीं दिखेगा, ईआर नहीं दिखेगा और न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, एंड द न्यूक्लियर एनवलप भी टूटने लगेगी। तो न्यूक्लियर एनवलप जो होती है ना, वो बेटा थोड़ी थोड़ी दिखती है। देख मेरी बात सुन ध्यान से, सेल जो है इसमें लास्ट में जाकर, जैसे ये न्यूक्लियर एनवलप है, ये न्यूक्लियर एनवलप जो है ये ऐसी दिखने लगेगी, ये टूट सी रही है ऐसी, ये न्यूक्लियर एनवलप ऐसी दिखने लगेगी। समझ में आ रहा है? अब ये लेट प्रोफेज है। अगर आप में से काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं अर्ली और लेट किसको करेंगे, ये वाला लेट में है, इसको लेट प्रोफेज में रखेंगे, लेट प्रोफेज। ये कंडेंसेशन जो है इसको अर्ली में रख सकते हो। आ रही है बात समझ? बोलो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक पॉइंट ऐड कर देते हैं बेटा, एनिमल सेल में दो एस्टर होते हैं, उसके लिए वर्ड लिखेंगे एम्फीबियन होता है ना, एम्फी मतलब दो, एम्फी एस्ट्रल। प्लांट सेल में डायरेक्ट बनते हैं स्पिंडल फाइबर, डायरेक्ट स्पिंडल बनते हैं, तो उसे कहते हैं एनएस्ट्रल। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? एन एरोबिक, एरोबिक का उल्टा, एन का मतलब एब्सेंट, एस्टर एब्सेंट है, एम्फी मतलब दो, एस्ट्रल। अरे समझ में आ रहा है? टाइम अप कौन है? पिटाई कर दूंगा मैं, अभी आधा घंटा बचा है, जल्दी लिखो। सर ये लिखना नहीं है, लिखना चाहो लिख लो, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग से लिखने हैं। अरे ये समझ में आया? क्रोमोसोम क्यों नहीं होते बेटा बैक्टीरिया में? न्यूक्लियस नहीं होता, प्रॉपर कंडेंसेशन नहीं करते। चलो आगे चलेंगे। मेटाफेज देखे? मेटाफेज देखे बेटा? आ गया समझ? सही है, आगे चल। अब आ जाओ मेटाफेज की बात करते हैं, ध्यान सुनेंगे बेटा। जो उसका आखिरी इवेंट है, इसका पहला इवेंट है। फर्स्ट इवेंट क्या है? मेटाफेज का फर्स्ट इवेंट क्या है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बोर्ड की तरफ देखेंगे, क्रोमोसोम दिख रहे हैं पर पूरी तरीके से कंडेंस नहीं है। क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ये मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको आप लिख सकते हो लेट प्रोफेज। सॉरी बेटा। अब ये मेटाफेज में देखो क्या होगा, ये सेंट्रोजोम थे यहां पर, इसके चारों तरफ ये ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल लगे थे, इन्हें एस्टर बोला था, और स्पिंडल फाइबर ऐसे आ रखे थे। अब क्रोमोसोम तुम्हारे पास साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे इस तरीके से। क्रोमोसोम किस में आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। सही है बेटा? लिखने का टाइम दिया तो तेरे को। तो सबसे पहले देख मेरे पास, सबसे पहले क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ क्रोमोसोम कम इन साइटोप्लाज्म। अब किस में आ गया? वो साइटोप्लाज्म में आ गया। यहां तक समझ में आ रहा है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से और सुनो, ये पहला हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो क्रोमोसोम है ये और कंडेंस होंगे। मतलब क्या हुआ? अभी क्रोमोसोम ऐसे थे, अभी क्रोमोसोम ऐसे थे,
अब ये और कंडेंस होंगे, तो मेटाफेज में भी थोड़ी बहुत कंडेंसेशन होती है और वो कंडेंसेशन पूरी हो जाती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि सम कंडेंसेशन ऑल्सो अकर फॉर क्रोमोसोम, ठीक है, ऑल्सो अकर फॉर क्रोमोसोम एंड इट गेट मोस्ट कंडेंस, सबसे ज्यादा कंडेंस किसमें हो जाएगा? मेटाफेज में। इसीलिए मेटाफेजिक क्रोमोसोम जो होता है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है? वो मोस्ट कंडेंस होता है। दूसरा, बेस्ट फेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी, साइज एंड नंबर, ठीक है, एंड दिस फेज क्रोमोसोम इज स्मॉलेस्ट साइज। सर दोबारा बताओ, देख इधर देख, पहले डायग्राम देख, मेरी तरफ देख, सारे बच्चे मेरी तरफ देखेंगे, मेरी बात सुनो ध्यान से सारे बच्चे, मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, इधर देख बेटा, ये मान ले तेरे पास ये है, पूरा फोकस कर मेरी तरफ, ये सेल है तेरे पास, एक सेल ये है, मैंने कहा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ये टूट रही थी, यहां पर ये क्रोमोसोम था, ठीक है, अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई है, ये क्रोमोसोम है, तो ये सबसे छोटे साइज का होगा और सबसे ज्यादा कंडेंस होगा। बता बेटा, सबसे ज्यादा छोटे साइज का सबसे ज्यादा कंडेंस होगा। अब ये प्रोफेज में था, ये वाला प्रोफेज में था, अगर माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो ये अच्छे से विजिबल होगा। तो ये नंबर काउंट करने के लिए मॉर्फोलॉजी और साइज इससे छोटा नहीं हो सकता, इसे मेटाफेजिक क्रोमोसोम कहते हैं। तो इसका मतलब ये प्रोफेज में या मेटाफेज में कुछ कंडेंसेशन यहां भी हुई है। ये समझ में आ रहा है? सर फोकस करें कि नोट्स बनाए, कुछ मत कर बेटा, तू आराम से सो जा। तुझे मैंने क्या समझाया सुन ध्यान से। मेटाफेज में क्या होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई, ये क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड के साथ दिख रहे थे, ये और ज्यादा कंडेंस होने लगेंगे मेटाफेज में, ये और ज्यादा कंडेंस हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे साइज में। ये बेस्ट फेज होता है क्रोमोसोम को देखने के लिए। इसीलिए जब आप सेल वाला चैप्टर पढ़ोगे, वहां पर क्रोमोसोम जब पढ़ाया जाएगा, वो क्या होगा बेटा, वो क्या होगा, वो कौन सा क्रोमोसोम पढ़ाया जाएगा? मेटाफेजिक क्रोमोसोम। अपनी एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी जब बोला जाता है मेटाफेजिक क्रोमोसोम, ये वही साइज होता है जिसमें वो सबसे छोटा, सबसे मोटा और आंख से दिखेगा। क्लियर है बेटा? एक सिंगल को सेंट्रियोल कहते हैं, दो ऐसे सेंट्रियोल लगेंगे तो सेंट्रोसोम कहते हैं, उसके आसपास माइक्रोट्यूब्यूल लगेंगे तो एस्टर बोलते हैं, ऐसे दो होंगे तो क्या बोलेंगे? एम्फी एस्ट्रल। तो सबसे पहले मेटाफेज में क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है। मैं आपसे अगर पूछूं कि मेटाफेज का पहला इवेंट क्या है, जो प्रोफेज का आखिरी इवेंट है, मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने कहा था फेज जैसा कुछ नहीं होता, फेज हमने बनाए हैं। बता जल्दी से, हमने बनाए हैं। समझ आ रहा है? तो सम कंडेंसेशन ऑल्सो अकर। कंडेंसेशन स्टार्ट कहां से हुई थी? प्रोफेज में। क्या मेटाफेज में भी कुछ कंडेंसेशन होती है, कंप्रेशन होती है? हाँ होती है। सो मेटाफेजिक क्रोमोसोम सबसे ज्यादा कंडेंस है, सबसे बढ़िया फेज है माइक्रोस्कोप से मॉर्फोलॉजी, साइज और नंबर पढ़ने के लिए। एंड दिस फेज ऑफ क्रोमोसोम इज स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटे साइज के होते हैं।
हो गया बेटा? हो गया? जल्दी बताओ। मेटाफेज समझ में आ गया? नोट करो। बेटा यहीं तक करेंगे, कल करेंगे इसके आगे, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं होगा। ठीक है, इसको यहां से आगे कल करेंगे। तो क्या होगा, आपकी क्लास में गैप नहीं दूंगा तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। हो गया बेटा? चलो यहीं तक करेंगे। इसका डोपा मैं देता हूं, पर डोपा आज नीड है आपको, आज नहीं दे रहे डोपा इसका। ठीक है, हाँ प्रीवियस स्लाइड दिखा दूं? ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलेंगे बेटा। चलो फिनिश हो गए, यहीं करो, यहीं तक करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे, क्योंकि मैं ये बीच में अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय, थैंक यू सो मच।